सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। अगर हम इस टर्म पर गौर करें तो ये टर्म दो वर्ड से मिलकर बनी है। एक वर्ड है ग्लाइको, ग्लाइको का मतलब होता है शुगर और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। लिहाजा इसके लिटरल मीनिंग या आम मानी इसके क्या बनते हैं, लिटरल मीनिंग होंगे स्प्लिटिंग ऑफ शुगर, यानी शुगर की ब्रेक डाउन। लेकिन हम इसको जब टेक्निकली डिफाइन करेंगे या साइंटिफिकली डिफाइन करेंगे तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल दो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल में टूट जाता है। सो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, कितने ग्लूकोज, वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूट रहा है into the two molecule of pyruvic acid is called as glycolysis. So glycolysis can be defined as breakdown of glucose molecule up to two molecule of pyruvate, यानी सिर्फ पायरुवेट के बनने तक के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस कहां पर होती है, वेयर डज ग्लाइकोलाइसिस टेक प्लेस, अक्सर एंट्री टेस्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है। साइटोप्लाज्म का एक सॉल्युबल पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं साइटोसोल। तो ग्लाइकोलाइसिस हमेशा साइटोसोल में होगी, चाहे जो मर्जी सेल हो, जो मर्जी कंडीशन हो, ग्लाइकोलाइसिस मस्ट होगी और हमेशा कहां होगी, साइटोसोल में होगी। अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाई डज ग्लाइकोलाइसिस टेक प्लेस इन साइटोसोल, तो उसकी रीजन ये है कि इस प्रोसेस में हिस्सा लेने वाली बहुत सी एंजाइम्स जो होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ साइटोसोल में पाई जाती हैं। अब हम डिटेल में देखेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप्स कैसे होते हैं, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट किससे होती है, वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल से होती है। ग्लूकोज कौन सा मोनोसेकेराइड है, ये एक एक्सोस शुगर है। इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, 6। तो यहां पर मैंने लिखे हैं कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। चूंकि ये एक आल्डो शुगर है और 6 कार्बन पर मुश्तमिल है, तो ये जो रिंग स्ट्रक्चर बनाएगा वो होगी 6 कॉर्नर रिंग स्ट्रक्चर, जो यहां पर आप देख सकते हैं। इसमें इसका कार्बन नंबर 1 यहां पर मौजूद है, कार्बन नंबर 2 यहां मौजूद है, कार्बन नंबर 3 4 5 और 6। तो ये एक 6 कार्बन स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोपायरानोज। हमने ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन करनी है और इससे एनर्जी निकालनी है। क्योंकि ग्लूकोज एक स्टेबल मॉलिक्यूल है तो इसकी ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं हो सकेगी, तो इसकी ऑक्सीडेशन करने के लिए हमें इस पर कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, इसको हाई एनर्जी देनी पड़ेगी और ये हाई एनर्जी हम इसको देंगे इन फॉर्म ऑफ फास्फेट। तो एक हाई एनर्जी फास्फेट हम ग्लूकोज को दे देंगे। अब ये जब भी हाई एनर्जी फास्फेट आएगा तो उसके पास दो कार्बन मौजूद होते हैं, एक कार्बन नंबर 6 और एक कार्बन नंबर 1, जहां पर ये ऐड हो सकता है। याद रखना, जब भी दोनों कार्बन अवेलेबल हो, 6 भी और 1 भी, तो हमेशा हाई एनर्जी फास्फेट पहले किस कार्बन पर जाएगा, 6 कार्बन पर, क्योंकि वहां पर जो ज्यादा स्टेबल होता है। तो एक हाई एनर्जी फास्फेट हम ऐड करेंगे ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 पर हाई एनर्जी फास्फेट लगने से वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्लूकोज 6 फास्फेट में। तो इसके कार्बन नंबर 6 पर क्या ऐड हो गया, फास्फेट ऐड हो गया, तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया किसमें, ग्लूकोज 6 फास्फेट में। ये हाई एनर्जी फास्फेट इसको कहां से दिया गया, ये हाई एनर्जी फास्फेट हमने उसको एक एटीपी के मॉलिक्यूल से दिया, जिसमें आखिरी फास्फेट एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो तीसरा फास्फेट है हाई एनर्जी फास्फेट, वो हमने कन्वर्ट किसमें ऐड कर दिया, इसके कार्बन नंबर 6 पर, जिससे वो कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 6 फास्फेट में और एटीपी कन्वर्ट होगी एडीपी में। ये जो प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज 6 फास्फेट में ऐड हुआ, इसमें चूंकि एडिशन ऑफ फास्फेट हुई है, इसलिए इस प्रोसेस को कहते हैं फास्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन करने वाले एंजाइम को कहते हैं काइनेज। और क्योंकि यहां पर फास्फोराइलेशन किसकी हुई है, एक हेक्सोज शुगर की हुई है, इसलिए इस एंजाइम का नाम क्या होगा, दैट एंजाइम इज कॉल्ड हेक्सोकाइनेज। तो ये पहला स्टेप था ग्लाइकोलाइसिस का। हमने ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में जैसे ही कन्वर्ट किया, क्यों, ताकि इसको अनस्टेबल बनाए। लेकिन ग्लूकोज बहुत ज्यादा चालाक है, वो एक अपने आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है जिसका नाम होता है फ्रुक्टोज 6 फास्फेट। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा है, चूंकि ये आपस में क्या होते हैं, आइसोमर होते हैं, लेकिन इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा है, इसलिए नंबर ऑफ कार्बन वही रहेंगे यहां पर, फास्फेट उसी तरह से हम यहां पर डिस्कस करेंगे। लेकिन क्योंकि ये आइसोमर हैं तो उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा। तो ये था हमारे पास ग्लूकोज 6 फास्फेट, जो कि अपने आइसोमर में कन्वर्ट हुआ, जिसका नाम है फ्रुक्टोज 6 फास्फेट। अब इसमें देखें कि ग्लूकोज कौन से थे, 6 कॉर्नर रिंग स्ट्रक्चर थी, जबकि फ्रुक्टोज कितनी है, 5 कॉर्नर रिंग स्ट्रक्चर। इसका ये कार्बन नंबर 1 है,
ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, ये कार्बन नंबर 4 है, ये कार्बन नंबर 5 है और ये कार्बन नंबर 6 है। क्योंकि इसके कार्बन नंबर 6 पर क्या अटैच है, फास्फेट, इसलिए इसको कहेंगे फ्रुक्टोज 6 फास्फेट। क्योंकि ये दोनों क्या है आपस में, ये आपस में आइसोमर हैं, तो इस मीन के सेकंड स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस क्या हुआ, सेकंड स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज आइसोमराइजेशन ऑफ ग्लूकोज। क्योंकि ग्लूकोज के साथ क्या अटैच है, फास्फेट, इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, फास्फोग्लूकोज भी कह सकते हैं। और आइसोमराइजेशन करने वाले एंजाइम को क्या कहेंगे, आइसोमरेज। सो फाइनल एंजाइम जो सेकंड स्टेप में इस्तेमाल हुई है उसका नाम क्या हो गया, फास्फोग्लूकोज आइसोमरेज। अब हम देखते हैं कि थर्ड स्टेप में क्या होगा। चूंकि ग्लूकोज वापस कन्वर्ट हो गया फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में, जो कंपैरेटिवली क्या है, ज्यादा स्टेबल है, हमने भी इसका पीछा नहीं छोड़ना, हमने इसको फिर अनस्टेबल करना है। अनस्टेबल करने के लिए इसका जो कार्बन नंबर 1 है, इस पर अभी जगह मौजूद है कि एक हाई एनर्जी फास्फेट हम अटैच कर सकें। सो हम फ्रुक्टोज 6 फास्फेट का जो कार्बन नंबर 1 फ्री है, इस पर दोबारा से ऐड करेंगे हाई एनर्जी फास्फेट, तो ये फ्रुक्टोज 6 फास्फेट से कन्वर्ट हो जाएगा फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट। इसके कार्बन नंबर 1 पर भी फास्फेट ऐड आ गया। तो पहले आप देखें, ये था ग्लूकोज के, फ्रुक्टोज के कार्बन नंबर 6 पास फास्फेट था, ये फास्फेट पहले से मौजूद था। हुआ क्या कि अब इसके कार्बन नंबर 1 पर भी फास्फेट ऐड हो गया, तो यहां पर आप देखें कार्बन नंबर 1 पर भी फास्फेट ऐड हो गया। तो क्योंकि इसमें 2 फास्फेट हो गए, इसलिए इसको बिस फास्फेट कहेंगे। और क्योंकि ये है क्या, फ्रुक्टोज, तो इसलिए इसको कहेंगे फ्रुक्टोज। क्योंकि इसके कार्बन नंबर 1 पर फास्फेट लगा हुआ और कार्बन नंबर 6 पर, इसके लिए इसका नाम क्या होगा, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट, जिसको एब्रिवेट करके फ्रुक्टोज 1,6 BP लिखा होगा। यहां पर हाई एनर्जी फास्फेट फिर कहां से आया, एक मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी से आया, जो कन्वर्ट हो गया एडीपी में। क्योंकि यहां पर भी क्या हुआ, एक फास्फेट मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है, इस एडिशन ऑफ फास्फेट को फिर हम क्या कहेंगे, फास्फोराइलेशन। इसलिए इस स्टेप का नाम भी क्या होगा, फास्फोराइलेशन। लेकिन ये फास्फोराइलेशन किसकी हुई है, फ्रुक्टोज की। ये फास्फोराइलेशन करने वाले एंजाइम को भी हम क्या कहेंगे, काइनेज। लेकिन इस बार फ्रुक्टोज जो फास्फेट ऐड किस में हो रहा है, वो फ्रुक्टोज में हो रहा है, इसलिए इसका नाम होगा फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज। अब फोर्थ स्टेप में क्या होगा, ये जो हाई एनर्जी 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, जिसका नाम है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट, ये 2 इक्वल ट्रायोजिस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि 6 कार्बन है, तो 3-3 वाले 2 कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। एक जो होता है वो अल्डिहाइड होता है, जिसका नाम होता है ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट, और दूसरा होता है कीटोन, जिसका नाम होता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। अगर आप रिकॉल करें तो मोनोसैकेराइड में पहली जो क्लास थी वो क्या थी, ट्रायोजिस थे। और ट्रायोजिस 2 तरह के थे, या आल्डो ट्रायोज या कीटो ट्रायोज। ये वो आल्डो ट्रायोज हैं जिनके बारे में कहा जाता है दीज आर द इंटरमीडिएट ऑफ फोटोसिंथेसिस। सवाल पैदा होता है, इसको ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट क्यों कहते हैं। अब इसके अगर आप स्ट्रक्चर पर गौर करें तो ये इसका कार्बन नंबर 1 है, जिसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यानी ये कार्बोनाइल ग्रुप है, जिसको हम एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप अगर पहले कार्बन पर हो तो इसको हम क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। लेकिन इसी के साथ दूसरा देखें तो इसमें कार्बन नंबर 1 यहां पर, ये कार्बन नंबर 2 पर है। तो यहां पर कार्बोनाइल जो कार्बोनाइल एटम है, कार्बोनाइल ऑक्सीजन एटम, वो कार्बन नंबर 2 पर है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, कीटोन। लिहाजा ये एल्डिहाइड है। इसके कार्बन नंबर जो हमारे पास मौजूद है 1 के बाद 2 कार्बन पर भी क्या होता है, एक OH होता है, और 3 कार्बन पर भी क्या था, एक OH था। तो 2 लगातार कार्बन पर अगर OH हो तो ऐसे अल्कोहल को हम क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल। तो चूंकि ये एक ग्लिसरॉल भी है और आप कार्बन नंबर 1 से ये क्या है, एल्डिहाइड भी है, इसलिए इसको ग्लिसरॉल एल्डिहाइड, या शॉर्टकट हम इसका नाम लेते हैं ग्लिसर एल्डिहाइड। क्योंकि जो कार्बन नंबर 3 पर फास्फेट जो OH था, उसने फास्फेट से रिएक्ट करके क्या बन गया था, ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट, इसलिए इसको हम कहेंगे G3P, जी फॉर ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 और फास्फेट, क्योंकि कार्बन नंबर 3 पर क्या है, फास्फेट है। इसको हम क्यों, इसके कार्बन नंबर 1 पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, लेकिन दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके कार्बन नंबर 3 पर मौजूद था, जो बाद में फास्फेट से रिएक्ट करेगा। क्योंकि इसमें 2 लगातार कार्बन पर OH नहीं है, इसलिए इसको हम ग्लिसरॉल नहीं कह सकते। लेकिन 2 हाइड्रोक्सिल की वजह से इसका नाम रखा गया था क्या,
डाई हाइड्रोक्सी, इसका नाम क्या रखा गया था, डाई हाइड्रोक्सी। 3 कार्बन वाली कीटोन को हम क्या कहते हैं, एसीटोन। इसके कार्बन नंबर 3 पर क्या लगा हुआ, फास्फेट, इसलिए इसको कहेंगे फास्फेट। तो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। तो फोर्थ स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस में हुआ क्या, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफास्फेट 2 ट्रायोजिस में टूट गया, स्प्लिट हो गया। सो ग्लाइकोलाइसिस में जो असल चीज टूटती है, स्प्लिट होती है, असल में स्प्लिटिंग फ्रुक्टोज की होती है, ग्लूकोज की नहीं होती। असल में स्प्लिटिंग फ्रुक्टोज 1,6 बिसफास्फेट की हुई है। यह स्प्लिटिंग करने वाले एंजाइम का नाम क्या होता है, आल्डोलेज एंजाइम कहते हैं। ये जो ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट हैं, ये दोनों आपस में आइसोमर हैं। अगेन इसमें नंबर ऑफ कार्बन एक जितने हैं, 3 कार्बन, और इसमें भी कितने कार्बन है, 3। दोनों में कार्बन नंबर 3 पर क्या अटैच है, फास्फेट। एक चूंकि एल्डिहाइड ग्रुप रखता है, इसके कार्बन नंबर 1 पर भी हुआ चाहे कार्बन नंबर 2 पे भी हो चाहे, इसलिए इसको ग्लिसरॉल एल्डिहाइड कहेंगे, तो इसको ग्लिसरॉल्डिहाइड नाम रख देते हैं। कार्बन नंबर 3 पर फास्फेट और 3 फास्फेट, या G3P, या इसके अल्टरनेट नाम भी होता है फास्फोग्लिसर एल्डिहाइड। और ये जो होता है कीटोनिक फॉर्म है, इसलिए इसको कहते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। ये आइसोमर आपस में इंटरकन्वर्टेबल होते हैं। इनको आपस में इंटरकन्वर्ट करने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं, ट्रायोज फास्फेट आइसोमरेज। क्योंकि दोनों क्या हैं, ट्रायोजिस हैं, ये आपस में क्या हो सकते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं, आइसोमर आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, इसलिए इसको कहेंगे ट्रायोज फास्फेट। क्योंकि दोनों ट्रायोज पर क्या मौजूद है, फास्फेट, इसलिए इस एंजाइम को कहेंगे ट्रायोज फास्फेट आइसोमरेज। अब याद रखना कि हमारे पास एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट तो डायरेक्ट बन गया, लेकिन जो दूसरा ग्लिसरॉल्डिहाइड फास्फेट है वो कहां से आएगा, ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट भी किसमें कन्वर्ट होगी, ग्लिसरॉल्डिहाइड में। लिहाजा हमें 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट मिलेंगे एक ग्लूकोज से, जो आगे 2 आइडेंटिकल रिएक्शन चलाएंगे। तो हम इस काबिल बन गए हैं कि हम इस ग्लूकोज को तैयार कर सकें, किसके लिए, ऑक्सीडेशन के लिए। इस पूरे रिएक्शन जिसमें हमने ग्लूकोज को प्रिपेयर किया फॉर ऑक्सीडेशन को, यहां तक सारे फेज को कहते हैं प्रीपरेटरी फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। इस प्रीपरेटरी फेज में कोई एनर्जी नहीं मिलती हमें, उल्टा हमें 2 एटीपी कंज्यूम करना पड़े। सो प्रीपरेटरी फेज का फर्स्ट स्टेप कौन सा था, फास्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज, और लास्ट स्टेप क्या था, स्प्लिटिंग या ब्रेकडाउन ऑफ फ्रुक्टोज 1,6 बिसफास्फेट। प्रिपरेटरी फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस के जो फाइनल प्रोडक्ट थे वो क्या थे, 2 ट्रायोजिस। एक का नाम था ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट और दूसरे का नाम था डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। लेकिन डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट को एक एंजाइम जिसका नाम था ट्रायोज फास्फेट आइसोमरेज, उसने भी कन्वर्ट कर दिया था किसमें, ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट में। सो हमारे पास जो ऑक्सीडेटिव फेज के शुरुआत में जो मॉलिक्यूल ऑफ ट्रायोजिस मिलेंगे वो क्या हैं, 2 ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट के मॉलिक्यूल मिलेंगे। सो ऑक्सीडेटिव फेज स्टार्ट होगा 2 मॉलिक्यूल किसके, ट्रायोजिस के, जिनका नाम क्या था, ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट। चूंकि यहां पर 2 आइडेंटिकल रिएक्शन चलेंगे, हम दोनों आइडेंटिकल रिएक्शन को साइड बाय साइड डिस्कस करेंगे, लिखेंगे, लेकिन मैं एक ही को आगे कंटिन्यू करूंगा क्योंकि दूसरा उसके बिल्कुल आइडेंटिकल होगा। एक ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट तो डायरेक्ट बना था, कहां से, स्प्लिटिंग ऑफ फ्रुक्टोज 1,6 बिसफास्फेट थे, लेकिन ये दूसरा ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट कहां से आया, ये आइसोमराइजेशन ऑफ डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट से आया। इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला आप ये देख सकते हैं, ये कार्बन नंबर 1 है, इसका कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 3 है, जिसके साथ फास्फेट लगा हुआ है। सो दोनों में नंबर ऑफ कार्बन 3 है और दोनों के कार्बन नंबर 3 पर क्या लगा हुआ, फास्फेट लगा। सो एक रिएक्शन को हम कंटिन्यू करते हैं और यही पैरेलल रिएक्शन दूसरा इसी के साथ ही चलता रहेगा। सो प्रिपरेटरी फेज के एंड पर हम 2 ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट बनाने में कामयाब हो गए। लिहाजा 2 आइडेंटिकल ऑक्सीडेटिव रिएक्शन यहां पर चलेंगे। हम इस काबिल हो गए कि ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट की क्या करें, ऑक्सीडेशन करें। और ये ऑक्सीडेशन कौन करेगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो NAD वो करेगा, वो उसमें से हाइड्रोजन निकाल लेगा और उसकी खुद रिडक्शन हो जाएगी NADH में। यहां पर ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट की क्या हुई, ऑक्सीडेशन। तो एक एल्डिहाइड की जब भी ऑक्सीडेशन होगी तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एक एसिड में।
इस ऑक्सीडेशन में इतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी, उस एनर्जी को कुछ देर के लिए हम फास्फेट के साथ बॉन्ड बनाकर प्रिजर्व कर लेते हैं, इसलिए यहां पर दो इनऑर्गेनिक फास्फेट भी इंटर होंगे। सो ग्लेशियर एल्डिहाइड 3 फास्फेट की ऑक्सीडेशन होगी और फॉलोड बाय फास्फोराइलेशन, यानी इसमें एक फास्फेट ऐड होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा एक एसिड में जिसका नाम होगा 1,3-बिसफास्फोग्लिसरेट, ग्लिसरिक एसिड, और इसकी आयनिक फॉर्म क्या है, ग्लिसरेट। तो पहले आप देखें ये क्या था, एल्डिहाइड था, इसके कार्बन नंबर 1 पर क्या था, कार्बोनाइल ग्रुप था, लेकिन अब ये एक एसिड बन गया, कार्बन नंबर 1 COOH। अब कार्बन नंबर 1 पर जो OH था उसमें भी ये जो फास्फेट ऐड हुआ था वो उसके साथ बॉन्ड बनाकर हाई एनर्जी एक बॉन्ड बन जाएगी, तो ये बॉन्ड कार्बन नंबर 3 पर फास्फेट पहले से मौजूद था, लिहाजा ये एक एसिड बन गया। 3 कार्बन वाले एसिड को हम कहेंगे ग्लिसरिक एसिड, इसको क्या कहेंगे, ग्लिसरिक एसिड। चूंकि इसके कार्बन नंबर 1 पर भी क्या है OH, कार्बन नंबर 2 पर भी क्या है OH, सो दो लगातार कार्बन पर जब OH हो तो उसको हम ग्लिसरॉल कहते हैं, और चूंकि आगे ये एसिड है तो इसलिए इसको कहेंगे ग्लिसरिक एसिड, इसकी आयनिक फॉर्म को कहेंगे ग्लिसरेट। चूंकि इसके कार्बन नंबर 1 पर भी क्या है, फास्फेट है, तो सो 1, कार्बन नंबर 3 पर भी क्या है, फास्फेट है, तो 3, तो 1,3-बिसफास्फोग्लिसरेट। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया, 1,3-बिसफास्फोग्लिसरेट। इस रिएक्शन को कैटालाइज करने वाले एंजाइम का नाम है, क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन निकले तो उसका नाम है ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फास्फेट डीहाइड्रोजिनेज। वो एंजाइम जो हाइड्रोजन निकालेगी उसको कहेंगे डीहाइड्रोजिनेज, और चूंकि किस में से निकले, ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फास्फेट से, इससे इसको कहेंगे ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फास्फेट डीहाइड्रोजिनेज। और इस रिएक्शन को कैटालाइज करने वाले एंजाइम, जो इस रिएक्शन में एक कोएंजाइम क्या होगी, NAD, जो किसकी कोएंजाइम है, G3P डीहाइड्रोजिनेज की कोएंजाइम है। सो ग्लाइकोलाइसिस की 5th स्टेप में क्या हुआ, ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फास्फेट की ऑक्सीडेशन हुई, फॉलोड बाय फास्फोराइलेशन, वो एक एसिड में कन्वर्ट हो गया जिसका नाम है 1,3-बिसफास्फोग्लिसरिक एसिड, जिसको एब्रिविएट करके 1,3-BPG लिख सकते हैं। याद रखना 3 कार्बन वाला जो हमारे पास ये 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, इसका कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है। 3 पर फास्फेट मौजूद है जो कि किसके साथ जुड़ा होगा, OH के साथ उसने रिएक्शन किया होगा। तो जब भी कार्बन नंबर 1 और 2 दो लगातार कार्बन पर OH हो तो इसको हम ग्लिसरॉल भी कहते हैं, और चूंकि आगे क्या ये COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड था, इसलिए इसको हम कहेंगे ग्लिसरॉल एसिड यानी ग्लिसरेट, इसका नाम होगा। अब इसके कार्बन नंबर 1 पर भी क्या ऐड हो गया, फास्फेट ऐड हो गया, तो चूंकि इसके कार्बन नंबर 3 पर फास्फेट पहले मौजूद था, कार्बन नंबर 1 पर फास्फेट दोबारा आ गया, इसका नाम हो गया 1,3-बिसफास्फोग्लिसरेट। ये जो हाई एनर्जी फास्फेट है इसके कार्बन नंबर 1 पर, हम इस हाई एनर्जी फास्फेट को निकालेंगे और इससे बनाएंगे क्या, मॉलिक्यूल ऑफ ATP। तो जैसे इसके कार्बन नंबर 1 से फास्फेट निकलेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, 3-फास्फोग्लिसरेट में। क्योंकि कार्बन नंबर 1 वाला फास्फेट क्या हो गया, इससे निकल गया, तो ये 20 नहीं, इसमें 2 फास्फेट नहीं रहे, लिहाजा ये 20 वर्ड खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ क्या रह जाएगा, 3-फास्फोग्लिसरेट। तो क्या हुआ, आप इसके स्ट्रक्चरल फार्मूले में देख सकते हैं कि ये जो कार्बन नंबर 1 वाला फास्फेट है इसमें से उतार लिया गया, कार्बन नंबर 3 वाला फास्फेट अभी इसके पास क्या है, मौजूद है। सो 1,3-बिसफास्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो गया 3-फास्फोग्लिसरेट में। इसका हाई एनर्जी फास्फेट ट्रांसफर किया गया किसके अंदर, ATP के मॉलिक्यूल में ट्रांसफर किया, और एक ATP का यहां पर मॉलिक्यूल बन गया। चूंकि यहां पर ATP बन रही है, इसको भी हम कहेंगे फास्फोराइलेशन, लेकिन इस ATP बनने के लिए एनर्जी कहां से ली हुई है, एक हाई एनर्जी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से ली है, 1,3-बिसफास्फोग्लिसरेट सबस्ट्रेट से ली है, इसलिए इसको कहेंगे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। तो ये फर्स्ट सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन है जो ग्लाइकोलाइसिस में हो रही है। सो ओवरऑल हमारे पास यहां पर कितने, चूंकि 2 आइडेंटिकल रिएक्शन चल रहे हैं तो 2 ATP बन चुके हैं, 2 NADH भी बन चुके हैं और 2 ATP बन। अब 7 स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस में क्या होगा, ये जो 3-फास्फोग्लिसरेट है इसमें एक आइसोमराइजेशन होगी, दैट इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमराइजेशन। इसके कार्बन नंबर 3 पर जो फास्फेट मौजूद है, इसके कार्बन नंबर 3 पर जो फास्फेट मौजूद है ये ट्रांसफर हो जाएगा कार्बन नंबर 2 पर, तो इसका नाम हो जाएगा 3-फास्फोग्लिसरेट से 2-फास्फोग्लिसरेट। तो 3-फास्फोग्लिसरेट के कार्बन नंबर 3 से फास्फेट
शिफ्ट हुआ कार्बन नंबर 2 पर, इसलिए इसका नाम हो गया 2 फास्फोग्लिसरेट। तो इसके स्ट्रक्चरल फार्मूले पर आप आ जाएं तो ये था पहले बार 3 फास्फोग्लिसरेट, इसके कार्बन नंबर 3 से फास्फेट किस पर शिफ्ट हो गया, ये कार्बन नंबर 2 है, इस पर शिफ्ट हो गया। इस शिफ्टिंग को करने वाले एंजाइम का नाम क्या होगा, फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज, यानी इसमें थोड़ी तब्दीली लाई गई है, ठीक है, तो म्यूटेशन लाई गई है, तो म्यूटेज एंजाइम इसको कहेंगे, 3 फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज। सो 8 स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस में क्या होगा कि ये 2 फास्फोग्लिसरेट है, ये कन्वर्ट हो जाएगा फास्फोइनोल पायरवेट में। ये जब कन्वर्जन होगी, इस कन्वर्जन के दौरान एक पानी का मॉलिक्यूल क्या होगा, यहां से निकला, यानी इसकी क्या हुई, डिहाइड्रेशन, तो यहां से पानी का एक मॉलिक्यूल निकलेगा। इस रिएक्शन को कैटालाइज करने वाले एंजाइम को क्या कहेंगे, इनोलेज, चूंकि इसने एक इनोल बनाया। अब इनोल क्या है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब यहां पर हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड था, इस 3 कार्बन कंपाउंड के कार्बन नंबर जो हमारे पास ये 1 है, इस पर क्या था, एसिड था, तो 3 कार्बन वाले एसिड को हम पायरवेट कहते हैं, 3 कार्बन वाले एसिड को पायरवेट कहेंगे। अब इसके कार्बन नंबर 1 पर भी OH शुरू में मौजूद था, कार्बन नंबर 2 पर भी क्या था, OH मौजूद था। 2 लगातार कार्बन पर OH आ जाए तो उसको, एडजेसेंट कार्बन पर OH आ जाए तो उसको ग्लिसरॉल कह देते हैं। तो ये क्या था, ग्लिसरॉल पायरवेट मॉलिक्यूल का था, ग्लिसरॉल पायरवेट था। शुरू में इसके कार्बन नंबर 3 पर ये जो OH था, इसने फास्फेट लिया हुआ था, लेकिन वो 3 से शिफ्ट होकर किस में शिफ्ट हो गया था, वो उसके कार्बन नंबर 3 से फास्फेट शिफ्ट होकर उसके कार्बन नंबर 2 पर आ गया था। तो ये जो 2 पर हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप होता है ना, इस हाइड्रोक्सिल ने यहां पर अपने साथ किसके साथ बॉन्ड बना रही थी, फास्फेट, जिसको जस्ट मैं पी से शो कर रहा हूं। ये आप स्ट्रक्चरल फार्मूले में देख सकते हैं, ये हमारे पास 2 फास्फोग्लिसरेट की स्ट्रक्चर है। ये इसका कार्बन नंबर 1 पर है जो COOH मैंने लिखा है, ये कार्बन नंबर 2 है जिसके हाइड्रोक्सिल के साथ क्या लग गया, फास्फेट, और ये कार्बन नंबर 3 है जिसके पास क्या मौजूद है, OH मौजूद है। बाकी इसकी जो वैलेंसी हाइड्रोजन मौजूद है, यहां पर भी हाइड्रोजन कितने मौजूद हैं, 2 मौजूद है। अब हमने देखा कि ये जो मॉलिक्यूल चूंकि इसके कार्बन नंबर 1, 2 और 3, कार्बन नंबर 2 पर क्या था, फास्फेट, तो जो ग्लिसरॉल और पायरवेट को कलेक्टिवली हम क्या कह देते हैं, ग्लिसरेट कह देते हैं, ग्लिसरॉल प्लस पायरवेट को, चूंकि 3 कार्बन एसिड है तो पायरवेट, 2 लगातार कार्बन एडजेसेंट कार्बन पर OH की वजह से इसको ग्लिसरॉल भी कहा था, तो इसका नाम रखा था ग्लिसरेट। क्योंकि इसके कार्बन नंबर 2 पर फास्फेट भी लगा हुआ है, इसलिए इसको नाम कहेंगे 2 फास्फोग्लिसरेट। अब ये कन्वर्ट कैसे हुआ फास्फोइनोल पायरवेट में, ये कन्वर्ट इस तरह से हुआ कि जो इसके कार्बन नंबर 3 पर मौजूद है OH, कार्बन नंबर 3 पर मौजूद है OH, ये कार्बन नंबर 1 पर जो मौजूद है H, यहां से H निकला, यहां से OH निकला, एक बॉन्ड इसकी कम हुई, एक बॉन्ड इसकी कम हुई, तो जैसे ही ये दोनों की एक एक बॉन्ड कम हुई तो यहां पर डबल बॉन्ड बन गई। अब यहां पर क्या मौजूद है, OH मौजूद है, तो OH रखने की वजह से इसको हम क्या कहेंगे, अल्कोहल, लेकिन डबल बॉन्ड बन गई, तो अनसैचुरेटेड अल्कोहल को क्या कहेंगे, इनोल। इसके कार्बन नंबर 2 पर ये जो OH था इसके साथ क्या जुड़ा हुआ, फास्फेट, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, फास्फोइनोल, और 3 कार्बन वाले एसिड को क्या कहा हमने, पायरवेट। तो इस तरह से ये 2 फास्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो गया फास्फोइनोल पायरवेट में। यहां पर कार्बन नंबर 1 और 2 के दरमियान क्या है, एक डबल बॉन्ड है। इस पूरे रिएक्शन को क्या कहेंगे, डिहाइड्रेशन, और इसमें चूंकि इनोल बना इसलिए एंजाइम को क्या कहेंगे, इनोलेज। अब आप इसकी स्ट्रक्चर पर आ सकते हैं। ये था हमारे पास 2 फास्फोग्लिसरेट, इसके कार्बन नंबर 1 पर मौजूद ये जो OH हाईलाइट किए हुए हैं, ये OH और कार्बन नंबर 2 पर हाइड्रोजन निकला होगा, यहां पर 1 और 2 के दरमियान क्या बन गई, डबल बॉन्ड, इस वजह से इसको क्या कहेंगे, इनोल। कार्बन नंबर 2 पर फास्फेट भी मौजूद है तो फास्फोइनोल, 3 कार्बन एसिड है तो इसको क्या कहेंगे, पायरवेट। तो दैट इज द 8 स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, कन्वर्जन ऑफ 2 फास्फोग्लिसरेट इनटू फास्फोइनोल पायरवेट। इस पूरे रिएक्शन में चूंकि इनोल बन रहा है, इसको कैटालाइज करने वाले एंजाइम को भी क्या कहेंगे, इनोलेज, इनोल से इनोलेज। नेक्स्ट स्टेप में फास्फोइनोल पायरवेट कन्वर्ट हो जाएगा पायरवेट में। जरूरी इसमें से फास्फो वर्ड जो फास्फेट है ये निकाला गया, तो इसमें से भी हाई एनर्जी फास्फेट निकाल लिया गया। ये जो हाई एनर्जी फास्फेट निकाल के किधर शिफ्ट किया, ये ADP को शिफ्ट किया और एक मॉलिक्यूल ऑफ ATP बना। सो ग्लाइकोलाइसिस के इस टर्मिनल स्टेप में भी एक ATP बना। ये ATP भी किससे बना, ये ATP बना बाय ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम हाई एनर्जी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। सो इसको भी कहेंगे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। इसमें भी एंजाइम जो इन्वॉल्व होगी वो क्या होगी, काइनेज। लेकिन चूंकि उसने ये हाई एनर्जी सबस्ट्रेट या फास्फेट कहां से लिया, वो पायरवेट से लिया, इसका सबस्ट्रेट क्या था, पायरवेट, इसलिए इसको कहेंगे पायरवेट काइनेज।
सो लास्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस में फास्फोइनोल पायरुवेट कन्वर्ट हो गया पायरुवेट में, और यहां से हाई एनर्जी फास्फेट निकाल कर क्या बना दिया गया, एक एटीपी। इस स्टेप को भी हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। तो ये जो पूरा फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस है, जिसमें ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट की ऑक्सीडेशन से लेकर फाइनल एटीपी के बनने तक, यानी पायरुवेट के बनने तक, इस पूरे फेज को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। सो ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट होता है विद ऑक्सीडेशन ऑफ G3P और एंड होता है विद फॉर्मेशन ऑफ पायरुवेट। इस पूरे फेज में NADH कितने बने, 2 NADH बने। ATP कितने बने, 2 ATP यहां पर बने जब 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हुआ 3 फास्फोग्लिसरेट में, और 2 ATP बने जब PEP फास्फोइनोल पायरुवेट कन्वर्ट हुआ पायरुवेट में। सो ऑक्सीडेटिव फेज में बनने वाले ATP की तादाद कितनी है, 4। NADPH की तादाद कितनी है, 2। बड़ा इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन अक्सर एंट्री टेस्ट में आते हैं और अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं। सो आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द इनपुट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस में हमेशा ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल कंज्यूम होता है, और एटीपी के कितने मॉलिक्यूल कंज्यूम होते हैं, 2 मॉलिक्यूल कंज्यूम होते हैं। सो इनपुट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस क्या होगा, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल और 2 एटीपी के मॉलिक्यूल। सो अगर क्वेश्चन आ जाए हाउ मेनी एटीपी आर कंज्यूम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, 2। ये एटीपी किस फेज में कंज्यूम होते हैं, दीज 2 एटीपी आर कंज्यूम इन प्रिपरेटरी फेज। इट्स मीन प्रिपरेटरी फेज में कोई एटीपी पैदा नहीं होता। So ATP consumed during preparatory phase 2, ATP consumed during glycolysis वो भी 2, ATP produced during preparatory phase में कोई ATP पैदा नहीं होता, 0 आंसर होगा। आउटपुट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस क्या है, ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे के तौर पर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 2 पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए आउटपुट क्या होगा, 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल। तो यही ग्लूकोज की अप टू 2 मॉलिक्यूलर पायरुवेट में कन्वर्जन को क्या कहेंगे, ग्लाइकोलाइसिस। इसके नतीजे में 2 NADH भी बनेंगे, 2 ऑक्सीडेशन के नतीजे में। जो ऑक्सीडेटिव फेज का पहला स्टेप है उसी में क्या बन जाएंगे, 2 NADH के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। और ATP कितने बनेंगे, 4 ATP बनेंगे। 2 ATP तब बनेंगे जब 2 मॉलिक्यूल 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट के कन्वर्ट हुए थे 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट में, तो 1 और 2 ATP यहां पर बनेंगे, और 2 ATP जब फास्फोइनोल पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुए 2 ATP। सो टोटल ATP जो प्रोड्यूस हो रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस में कितने हैं, 4 टोटल के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, ग्रॉस यूज करते हैं। इससे अगर क्वेश्चन आ जाए ना, टोटल एटीपी प्रोड्यूस ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस, आंसर क्या होगा, 4। ग्रॉस एटीपी प्रोड्यूस ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस, वो आंसर क्या होगा, 4। अब ये जितने भी एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस किस फेज में हो रहे हैं, ऑक्सीडेटिव फेज में। इससे एंट्री टेस्ट में अगर क्वेश्चन आ जाए कि एटीपी प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस एक्चुअली कम फ्रॉम व्हिच फेज, तो ऑक्सीडेटिव फेज। अब हम आते हैं नेट में, देखें एटीपी कंज्यूम कितने हुए थे, 2 एटीपी कंज्यूम हुए थे, टोटल कितने बने, 4। तो 4 में से 2 निकाल दें क्योंकि 2 कंज्यूम हो गए, तो जो चीज बचती है उसको कहते हैं नेट। जो टोटल आपकी इनकम है इसमें से आपने खर्च कर दिया और जो चीज बकाया बचती है उसको क्या कहते हैं, नेट। तो टोटल और ग्रॉस एटीपी प्रोड्यूस इन ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस कितने होंगे, 4। लेकिन जब भी आंसर आ जाएगा नेट ग्लाइकोलाइसिस प्रोड्यूस ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस, नेट एटीपी प्रोड्यूस ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस, आंसर क्या होगा, 2। सो जब भी क्वेश्चन आ जाएगा टोटल और ग्रॉस एटीपी प्रोड्यूस ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस, फिर आंसर 4 होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए नेट एटीपी प्रोडक्शन ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस, तो आंसर क्या होगा, 2। क्योंकि 4 में से 2 कंज्यूम हो गए, नेट कितने बचे, 2। या जस्ट एटीपी ग्लाइकोलाइसिस में कितने पैदा हो रहे हैं, 2 ही पैदा हो रहे हैं, क्योंकि नेट को ही हम क्या कहते हैं, जो हमारे पास आउटपुट मिल रहा है। NADH कितने पैदा हो रहे हैं, 2। खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे चलते चलते।